बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज मंगल 13 मई है। इस वीडियो में बात करेंगे इस वक्त जो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान मौजूदा सूरत हाल है। इस हवाले से एक बहुत बड़ा और तहलका खेज़ दावा किया है साबिक सफ़ीर ज़फ़र हिलाली साहब ने। उनका ये कहना है कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान ये जो जंग बंदी हुई है, जिसको बहुत सारे लोग जंग बंदी कह रहे हैं, ये दरअसल सीज़ फायर है, यानी कि फायर बंदी। और ये फायर बंदी एक आर्जी फायर बंदी है। ये मुस्तकिल फायर बंदी बन पाएगी या नहीं, इस हवाले से उनका दावा ये है कि ऐसा नहीं होने जा रहा। और फिर साथ में उन्होंने ये दावा किया है कि अमेरिका और इसराइल से बड़े मिलिट्री कार्गो प्लेन्स वो इस वक्त लैंड कर रहे हैं इंडिया में। और इसका मतलब ये है, इंडिकेशंस ये हैं कि भारत ने इस मौजूदा सूरत हाल को एक ब्रीदिंग स्पेस के तौर पर लिया है कि जिसमें उसको रीग्रुप करने का, रीथिंक करने का मौका मिले। और उसके बाद सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान के ऊपर दोबारा हमला होने जा रहा है, पाकिस्तान के ऊपर इंडिया दोबारा हमला करेगा। इस वक्त मौजूदा सूरत हाल क्या है, इस तमाम सूरत हाल का अहाता करेंगे। और ख़ास तौर पर ये जो सवाल है कि क्या इंडिया पाकिस्तान के ऊपर दोबारा हमला करेगा, इस सवाल का जवाब इस नुक्ते में मौजूद है कि अगर आप इस बात को समझ लें कि ये फायरबंदी हुई कैसे, ये सीज़ फायर एग्रीमेंट हुआ किस तरीके से पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, एन वो वक्त जब मामला हद से बढ़ता हुआ नज़र आ रहा था। अगर आपको इस नुक्ते का पता चल जाए तो फिर आपके पास इस बात का जवाब भी मौजूद होगा कि ये फायरबंदी कब तक रहेगी और क्या इंडिया पाकिस्तान के ऊपर दोबारा हमला कर सकता है। मौजूदा सूरत हाल क्या है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, और ख़ास तौर पर अगले 12 दिन का मैदान जंग क्या है, इसके ऊपर ज़रा वन बाय वन बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो देख लें कि दावा ज़फ़र हिलाली साहब ने किया क्या है। उन्होंने दावा ये किया है कि एज़ आई हैड समराइज्ड, इंडिया एग्रीड टू अ 12-day सीज़ फायर ओनली टू रीग्रुप, रीस्टॉक एंड रीअसेस टारगेट्स। कि वो कहते हैं कि जैसे मैं इस बात को पहले भी समराइज़ कर चुका हूँ, भारत ने 12 दिन की फायरबंदी के ऊपर एग्री किया है। और उसका मकसद सिर्फ ये है कि वो रीग्रुप करे, दोबारा से ख़ुद को मुजतमे करे, रीस्टॉक करे, दोबारा से अपनी जो सारी जंगी हिकमत अमली थी, जिस तरीके से उसका शिराज़ा बिखरा, उसको दोबारा से तरतीब दे, असर नौ, और रीअसेस करे अपने टारगेट्स को कि उसने पाकिस्तान के हवाले से कौन से टारगेट्स जो हैं वो अचीव करने हैं। फिर आगे वो ये कहते हैं कि व्हेन दिस पॉज इज़ ओवर, कि जब ये जो वक्फ़ा है, ये जो तवक्कुफ़ आया है, ये ख़त्म हो जाएगा, इंडियन एयर फोर्स विल रिज्यूम विद अटैक्स ऑन रियर PAF एयर बेसिस। कि पाकिस्तान और इंडिया की सरहद के नज़दीक नहीं बल्कि अब सरहद से दूर जो इनसाइड, डीप इनसाइड पाकिस्तान एयर बेसिस है, उनके ऊपर हमला करेगा। अबव इंफॉर्मेशन कंफर्म्ड बाय US स्टेट डिफेंस एंड पेंटागन। उनका साथ में ये भी दावा है कि जो मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ ये अमरीकी महकमा ख़ारजा, अमरीकी महकमा दिफा और पेंटागन से तस्दीक शुदा मालूमात हैं। फिर साथ में उन्होंने एक और जो है वो ट्वीट किया। उन्होंने ये कहा कि मैनी US मिलिट्री कार्गो प्लेन्स आर लैंडिंग इन इंडिया, कि बहुत से जो सामान उठाने वाले माल बरदार जो अमेरिका के मिलिट्री कार्गो प्लेन्स हैं वो अब इस वक्त इंडिया में लैंड कर रहे हैं। इफ़ पीस और अ वर्केबल सीज़ फायर वॉज द गोल, अगर अमन कायम करना, एक ऐसा सीज़ फायर जो कि होल्ड करे, जो कि कायम रहे फायरबंदी, अगर ये टारगेट होता तो फिर डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू दोबारा से इंडिया को क्यों री आर्म कर रहे हैं, दोबारा से उसको क्यों इतना असलहा फराहम कर रहे हैं। क्लियरली बिकॉज द नोशनल सीज़ फायर वॉज अ होक्स, कि ये सिर्फ एक जो है वो एक अफवाह है जो ये क्रिएट की गई है कि जिस किस्म का ये जो सीज़ फायर है, गेट रेडी पाकिस्तान, के पाकिस्तान को तैयार हो जाना चाहिए। इस सवाल पर कि इंडिया पाकिस्तान के ऊपर दोबारा हमला करेगा या नहीं, इससे आने से पहले मैं चंद सिर्फ आपके सामने अहम खबरें रख दूं, क्योंकि ये सबसे अहम सवाल ये है कि इंडिया ने फायरबंदी की क्यों। जिस वक्त आपको ये बात दायरे के जहन में आएगी, कुछ पॉइंट्स मैं आपके सामने रखूँगा कि ये सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स क्या था। अब ज़ाहिर है कि ये वो मौका है कि जिसके ऊपर पूरी दुनिया इसको स्टडी कर रही है, इसके ऊपर रिसर्च हो रही है। आने वाले दिनों में इस पर आर्टिकल्स, डॉक्यूमेंट्रीज़, किताबें सामने आएंगी, लोग लिखेंगे इसके बारे में कि कब क्या हुआ। लेकिन एक बड़ी सामने नज़र आने वाली तरतीब, जिसको ना इंडियन मीडिया डिस्कस कर रहा है, ना पाकिस्तानी मीडिया पर उस तरीके से तरतीब से ये चीज़ें रखी जा रही हैं, वो ज़रा तरतीब में आपके सामने दुरुस्त कर दूँगा तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इंडिया और इंडिया का माइंडसेट, जिस इंडिया को हम जानते हैं वो इंडिया क्या है बेसिकली, वो भारत की इस वक्त सोच क्या है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि एक तो ज़ाहिर है कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने कोई दावत करनी थी, तमाम जो कौमी क़यादत है, सियासी कायदीन हैं,
उस दावत को मुलतवी कर दिया गया है। ये दावत कहा जा रहा है कि अब कुछ वक्त के बाद होगी और इसमें शायद जो पार्टिसिपेंट्स पहले थे उससे ज़्यादा इजाफी जो है कुछ किया जा रहा है, एफ़र्ट किया जा रहा है। अच्छा, पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे के हवाले से मैं इंशाल्लाह आने वाली वीडियोज़ में ज़रूर बात करूँगा, लेकिन एक तो ये काम हो चुका है। दूसरा, जो ऑपरेशन बियानुम मरसूस है उसकी कामयाबी के हवाले से वज़ीर-ए-आज़म ने ऐलान कर दिया है कि हर साल 10 मई को यौम मार्का हक़ जो है वो मनाया जाएगा। फिर हम ये ख़बर देखते हैं कि पाकिस्तान ने भारत के साथ 22 अप्रैल से 10 मई तक के मार्के को मार्का हक़ का नाम दिया है और उसकी फिर तफसीलात जारी की हैं कि इस दौरान क्या क्या हुआ, किस तरीके से हुआ। अब आ जाते हैं उन 3 अहम ख़बरों के हवाले से जो इस फायरबंदी, इस सीज़ फायर से रिलेटेड हैं। एक तो गुज़श्ता शाम में लेट इवनिंग आप कह लें कि 5 साढ़े 5 बजे पाकिस्तानी टाइम, 5 बजे इंडियन टाइम, पाकिस्तान और इंडिया के जो डायरेक्टर जनरल्स ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस हैं उनका हॉटलाइन के ऊपर राब्ता हुआ। उस राब्ते के बाद जो मीडिया को तफसीलात जारी की गई हैं, इनको समझना बहुत ज़रूरी है। इसमें क्या कहा गया है? पाकिस्तान और भारत के डायरेक्टर जनरल्स ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस DGMOs के दरमियान बातचीत में जंगबंदी जारी रखने पर इत्तफाक हो गया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान और भारत के DGMOs के दरमियान सीज़ फायर का अगला लाएअमल तय करने के लिए राब्ता हुआ। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि DGMOs के दरमियान हॉटलाइन पर बातचीत का पहला राउंड मुकम्मल हुआ। भारतीय मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान भारत DGMOs की बातचीत में जंगबंदी जारी रखने पर इत्तफाक हुआ और सरहदों से फ़ौजियों की तादाद कम करने का फ़ैसला किया गया। ये जहन में रखिएगा कि जो डिप्लॉयमेंट होती है वो भी मिरर डिप्लॉयमेंट होती है और जो डी एस्केलेशन का प्रोसेस है ये एक दिन का प्रोसेस नहीं होता। इसमें वेरीफिएबल डी एस्केलेटरी जो स्टेप्स हैं वो लिए जाते हैं कशीदगी कम करने के, और उस दौरान भी राबता रहता है कि हम इतने ट्रूप्स लाए थे, आप इतने ट्रूप्स लाए थे, हम तोप लाए थे, हम टैंक लाए थे, हम फलां जो है वो इक्विपमेंट, डिफेंस इक्विपमेंट लेकर आए थे सरहद पर, अब हम इसको वापस लेकर जा रहे हैं और उसको फिर वेरीफाई किया जाता है और इसके साथ इस तरीके से जो है वो डी एस्केलेशन का प्रोसेस या डी डिप्लॉयमेंट आप कह लें उसका प्रोसेस जो है वो अमल में आता है। भारतीय मीडिया का कहना है कि दोनों अफवाज के दरमियान कोई फायरिंग नहीं होगी, शहरी आबादियों को निशाना नहीं बनाया जाएगा, पाकिस्तान और भारतीय अफवाज की जानिब से ड्रोन्स के ज़रिए कोई दरअंदाजी नहीं की जाएगी। उसके बाद जो है वो ये जो है वो बेसिकली प्राइमरीली 2-3 चीज़ें जो हैं वो हॉटलाइन राब्ते के से सामने आई। डोनाल्ड ट्रंप ने जो दावा किया उस पर आने से पहले डोनाल्ड ट्रंप ने भी इसके हवाले से एक बड़ा दावा किया। उन्होंने बताया कि मैंने सीज़ फायर करवाया और मैंने किस तरीके से करवाया। उसमें एक चीज़ और हुई कि जिस वक्त नरेंद्र मोदी ने, जिसके ऊपर मैं सेपरेटली वीडियो करूंगा क्योंकि नरेंद्र मोदी पहले हमें इंडियन माइंडसेट के ऊपर और ख़ास तौर पर नरेंद्र मोदी के ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा ज़ाहिर है कि जिस किस्म और जिस तरीके से वो उस खत्ते को आग की लपेट में लेना चाहता है, जो भुस के किनारे वो पेट्रोल की बोतल और चिंगारी लेकर खड़ा हुआ है, जो एक जनूनियत है उसके जहन में, उस माइंडसेट के ऊपर गुस्सा आता था कि ये किस किस्म की जो है वो लीडरशिप है। लेकिन अब बाकायदा जो कल की उसकी तकरीर है उसके बाद तरस आता है, तरस इंडिया और इस पूरे मुल्क पर 1.5 अरब की आबादी जिसका बड़ा पोटेंशियल भी है, उस मुल्क पर तरस आता है कि उनके पास किस किस्म का हुक्मरान है। कल की जो उसकी तकरीर है उस तकरीर के बाद मुमकिन तौर पर क्या हो सकता है और कितना बेवकूफ़ उसने ख़ुद को साबित किया, उस पर खैर हम अलहदा से बात करेंगे। लेकिन फिर जैसे ही ये तकरीर हुई तो उसके बाद दोबारा से एक मरतबा इंडियन मीडिया जो है उसने कहा कि ड्रोन्स जो हैं वो आना शुरू हो गए हैं, पाकिस्तान की तरफ से सीज़ फायर हो रहा है, इंडिया की तरफ से सीज़ फायर हो रहा है, इस किस्म की चीज़ें जो हैं वो रिपोर्ट हो रही थी। लेकिन फिर उनको रिबफ किया खुद इंडियन मिलिट्री ने। उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं हो रहा, जो इंडियन मीडिया इस वक्त होक्स क्रिएट कर रहा है, जो गोदी मीडिया इस वक्त प्रोपगेट कर रहा है, ऐसा ऑन ग्राउंड कुछ नहीं है। अच्छा, डोनाल्ड ट्रंप ने भी गुज़श्ता रात जो है वो इस मौजू के ऊपर गुफ्तगू की। डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा? अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमरीका ने पाकिस्तान और भारत के दौरान सीज़ फायर में दोनों ममालिक की बहुत मदद की। वाइट हाउस में खिताब करते हुए ट्रंप ने कहा कि पाकिस्तान और भारत पर बातचीत के लिए दबाव डाला, हमने पाकिस्तान और भारत के दरमियान जोहरी तनाज़ा रोका। ट्रंप का कहना था कि ये बहुत बड़ी जोहरी जंग हो सकती थी, इस जोहरी जंग में लाखों लोगों की जानें जा सकती थीं। अमरीकी सदर ने कहा कि मुझे ये बताते हुए फ़ख्र महसूस हो रहा है कि पाकिस्तान और भारत की क़यादत ने इस पूरे मामले में मजबूती और दानिशमंदी का मुजाहरा किया। दोनों ने हालात की संगीनी को बखूबी समझा और बड़ी साबित कदमी दिखाई। डोनाल्ड ट्रंप ने मज़ीद कहा कि हमने इस अमल में बहुत मदद की, हमने तजारत के ज़रिए भी अपना किरदार अदा किया। ट्रंप का कहना था कि शुरू में सीज़ फायर का कहा तो दोनों ममालिक पीछे हटने को तैयार नहीं थे।
میں نے کہا ہم تمہارے ساتھ خوب تجارت کریں گے، لیکن پہلے یہ سب بند کرو، اگر تم یہ بند کرتے ہو تو ہم تجارت کریں گے، اگر نہیں کرتے تو کوئی تجارت نہیں ہوگی۔ ٹرمپ نے کہا کہ لوگوں نے تجارت کو کبھی اس انداز میں استعمال نہیں کیا جس طرح میں نے کیا۔ اچھا، یہ ہے وہ دعویٰ۔ اب کامیابی کے جو ہے وہ 100 باپ ہوتے ہیں، ناکامی یتیم ہوتی ہے، بہت سارے اینگلز، بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ہو رہی ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے ہیں میں نے سیز فائر کروا دیا، بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس کے حوالے سے دعوے کر رہے ہیں۔ یہ میں آپ کو آن دا بیسس آف انفارمیشن کنفرم کر سکتا ہوں کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان رابطہ نہیں ٹوٹا تھا۔ اس تمام وقت کے دوران 22 اپریل سے آنورڈ رابطہ موجود تھا۔ پہلے ڈفرینٹ قسم کا رابطہ تھا، اور اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا کہ ایک ٹیلی فون آیا تھا مارکو روبیو کا، اور اس مارکو روبیو کے فون کے بعد اچانک سے DGISI کو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر تعینات کر دیا گیا تھا، اور اس کے بعد سے پاکستان اور انڈیا کے درمیان کمیونیکیشن بیک ڈور پر چل رہی تھی، اور جو کچھ آپ کے سامنے میدان جنگ میں ہوتا ہوا نظر آ رہا تھا، سائملٹینیسلی اس کے بیک گراؤنڈ میں بات چیت چل رہی تھی۔ لیکن بہت سارے لوگ جو یہ بات کہتے ہیں، جو یہ سوچتے ہیں کہ انڈیا نے امریکہ کے کہنے پر، یا انڈیا جو ہے وہ اس پہ امریکہ نے کوئی وہ کیا، آپ ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ اگر انڈیا کو جو ٹراجیکٹری ہے، جو اس کی ٹائم لائن ہے، آپ اس کو فالو کریں کہ 10 تاریخ اور 9 تاریخ اس کی درمیانی رات جو حملہ ہوا تھا، وہ حملہ کیسے ہوا تھا؟ وہ جو نور خان ایئر بیس کو ٹارگٹ کیا گیا، جو مرید ایئر بیس چکوال کو ٹارگٹ کیا گیا، جو شورکوٹ میں حملہ ہوا، سرگودا کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی گئی، پاکستان کی ایئر بیسز کو، اگر تو 6 اور 7 کی درمیانی رات جو آپریشن سندور لانچ کیا گیا وہ کامیاب ہو گیا ہوتا، انڈین آبجیکٹیوز وہیں تک ہوتے، تو پھر وہ حملہ پاکستان نے تو اس وقت تک کوئی حملہ نہیں کیا تھا، پاکستان نے تو اٹیک نہیں کیا تھا، پاکستان تو صرف ایک اوفینسو پوسچرنگ پر آ رہا تھا، پاکستان اپنے ٹروپس کی موومنٹ کر رہا تھا کہ ہمیں انڈیا سے خطرہ ہے، ہم نے خود کو بچانا ہے، اور ہم فورٹیفائی کر رہے تھے، اپنی سرحدوں کے اوپر ٹروپس پہنچا رہے تھے، یہ سب کچھ تھا، جواب دینے کی باتیں کی جا رہی تھیں۔ ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ انڈیا اگر پاکستان کے اوپر کامیابی سے ایسا حملہ کر سکے یا کر سکتا ہو کہ جس میں وہ پاکستان کو ناقابل تلافی نقصان پہنچائے، اپنا ڈیمیج کروائے بغیر، تو یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ دیر از نو لو لاسٹ رائٹ ناؤ فار پاکستان ان دا ویسٹرن ورلڈ اینڈ ہمارا جو ایسٹرن نیبر ہے۔ جو آپریشن پاکستان کی طرف سے لانچ کیا گیا، یہ وہ آپریشن تھا جس نے انڈیا کے تمام اندازے غلط ثابت کر دیے۔ دیکھیں، بڑی واضح طور پر یہ نظر آتا ہے کہ جو 6 اور 7 کی درمیانی رات تھی، اس میں انڈیا کو جو انڈین ایئر فورس کو جو لاسز ہوئے، جو بیونڈ ویژول رینج کامبیٹ ہوا، جس میں رفال فائٹر جیٹس گرے، اس نے انڈیا کو بالکل ہی جسے کہتے ہیں کہ انڈیا واز شیل شاکڈ، ان کے وہم و گمان میں یہ نہیں تھا کہ ہمارے ساتھ یہ ہوگا، اور جو اس کے بعد پاکستان کی ایئر بیسز کے اوپر حملے ہوتے ہیں وہ اس کی آفٹر میتھ میں ہے کہ جن طیاروں کو آپ فضا میں تباہ نہیں کر سکے، اور انڈیا کے پاس فیس سیونگ کے لیے کوئی چیز موجود نہیں تھی کہ انڈین جو ایئر فورس ہے وہ کس طریقے سے بتائے کہ ہم نے اس میں کیا اچیو کیا ہے۔ وہ تو بڑا کلین ہٹس کرنے گئے تھے، اور ان کو جس طریقے سے پھڑکایا ہے پاکستان ایئر فورس نے، فضا میں جس طریقے سے ان کے طیارے گرائے ہیں، جیسے ان کی جیمنگ کی گئی ہے، جس طریقے سے وہ پروسیس میں کچھ ایکسپلین بھی کر چاہوں گا، اور بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو ذرا سادہ الفاظ میں ہمیں بتائیں کہ یہ ہوا کیسے۔ ایئر مارشل عامر صاحب نے گزشتہ روز میں نے یوٹیوب کے اوپر ان کے ساتھ ایک انٹرویو اپلوڈ کیا، جس میں انہوں نے پورا پروسیس استعمال کیا کہ یہ کس قسم کا کل نیٹ ورک تھا، انویزیبل کل نیٹ ورک پاکستان اور چائنا کا، جس نے رفالز کو مارا۔ اس کے بعد جو اٹیکس پاکستان کے اوپر کیے گئے، انڈیا کو یہ لگتا تھا کہ وہ بڑے آرام سے اس کو کیری آؤٹ کرے گا، اور ایک وار ٹرافی کے طور پہ کہ پاکستان گھبرا جائے گا، پاکستان ریٹیلیٹ نہیں کرے گا، اچانک سے اس کی ایئر بیسز جو ہیں وہ ہم تباہ کر دیں گے، اور اس تباہی کے بعد پاکستان بیگ کرے گا امریکہ سے اور پوری دنیا سے، اور ہمارے گھٹنوں میں بیٹھ جائے گا۔ جب آپ سیز فائر کے لیے شرائط جن کے اوپر بات ہوئی ہے،
वो देखते हैं कि कश्मीर के ऊपर बात होगी, दहशतगर्दी के ऊपर बात होगी, तीनों अहम मामला जो पाकिस्तान और इंडिया का कंसर्न है उस पर बात होगी। उसमें जो कश्मीर का मामला है, पानी का मामला है, इससे वाज़ेह तौर पर नज़र आता है कि पाकिस्तान की शराइत मानी गई हैं। और पाकिस्तान की शराइत सिर्फ इस वजह से मानी गई हैं कि इंडिया को ये अंदाज़ा 3 आवर्स इनटू द ऑपरेशन, सुबह 6:42 पे टू बी वेरी प्रिसाइज, एक बहुत ही अहम दारुल हुकूमत में बैठे हुए पाकिस्तान की एक बहुत ही अहम ऑफिशियल शख्सियत ने मुझे ये बात बताई कि एक हेक्टिक डिप्लोमेटिक एफर्ट, बैकडोर इस वक्त स्टार्ट हो चुका है इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान, और फायरबंदी के ऊपर बात चल रही है। ये मैं आपको 6:42 की बात बता रहा हूँ। ये लगभग 1 घंटा 40 मिनट इनटू द ऑपरेशन, फजर से लेकर कोई तकरीबन आप अंदाज़ा लगा लें कि अलसुब ये हो चुका था। इंडिया को अंदाज़ा हो गया था कि ये हुआ क्या है, किस तरीके से इंडियन मिसाइल्स डिफेंस सिस्टम जो है वो पाकिस्तान के हमले रोकने में नाकाम है, किस तरीके से पाकिस्तान एयरफोर्स के जो मनूवर्स हैं और पाकिस्तान के जो मिसाइल्स हैं वो किस तरीके से इंडियन एयर स्पेस को ब्रीच कर रहे हैं। और अगर ये मामला कंटिन्यू रहता है और इंडिया इसके ऊपर रिटेलिएटरी स्ट्राइक पाकिस्तान पर करता है, ये एस्केलेशन लैडर एक स्टेप और ऊपर जाएगा और पाकिस्तान का तो ज़ाहिर है कि नुकसान होगा। पाकिस्तान के डैमेज से ज़्यादा बड़ा इंडिया का डैमेज होगा। इंडिया का जो डैमेज हो सकता था, और उसमें जो फिर दीगर फरीक हैं, ख़ास तौर पर चीन, उसकी तरफ से कैसी मूवमेंट हो सकती थी, मुमकिन तौर पर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर क्या सूरत हाल ख़राब हो सकती थी, क्या बांग्लादेश के साथ भी मामलात, बाकी जो ममालिक जिनके साथ उसके तनाज़ात हैं, जिनको इंडिया बुली करता है, उनके साथ भी दोबारा से भड़क उठेंगे। और ये जो 7 या 8 फ्रंट्स इंडिया के लिए खुलेंगे वो किस तरीके से संभालेगा। उनके एयरपोर्ट्स बंद हो गए थे, उनकी एयर स्पेस बंद थी, उनके यहाँ जो बड़े आराम से वो ये सोच रहे थे कि अपने यहाँ इन्वेस्टमेंट जो है वो जिस तरीके से आ रही है, फ्लरिश कर रही है, मकबूजा जम्मू और कश्मीर को वो नॉर्मलाइज़ कर रहे थे, वहाँ पर हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट इवन हमारे जो दोस्त ममालिक हैं GCC में, उनसे वो ला रहे थे मकबूजा वादी में। फिर वहाँ पर G20 समिट के मुख्तलिफ इवेंट्स जो हैं वो करवाए जा रहे थे, जिनका चाइना ने हमारी रिक्वेस्ट पर जो है वो बायकॉट किया। हमारे रिक्वेस्ट पर 2-3 ममालिक हैं जिन्होंने उन इवेंट्स का बायकॉट किया। लेकिन इंडिया को ये अंदाज़ा हो गया कि ये एक ऐसी जंग है जिसमें हम जितना मर्जी नुकसान कर लें पाकिस्तान का, जितना नुकसान हमारा हो जाएगा उसकी भरपाई मुमकिन नहीं होगी। लेकिन अब जब आप देखते हैं नरेंद्र मोदी की तकरीर को, तो उससे बड़े आराम से आप ये बात अखज़ कर सकते हैं कि जो इंडियन माइंडसेट है वो बिल्कुल वो पाकिस्तान के ऊपर ज़रूर हमला करेंगे जब उनको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि हमारे रफ़ाल नहीं गिरेंगे। पाकिस्तान एयरफोर्स को हम आउट मनूवर कर सकते हैं, हम अपनी एरियल डोमिनेंस इस्टेब्लिश कर सकते हैं, हम पाकिस्तान को उसके टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स के इस्तेमाल से पहले उसकी सलाहियत उनको इस्तेमाल करने की, उसको महदूद कर सकते हैं। हम पाकिस्तान का जो मिसाइल्स हैं उनको अपनी फ़िज़ाओं में पहुंचने से पहले टारगेट कर सकते हैं। जिस दिन इंडिया को ये अंदाज़ा हो जाए, इंडिया यकीनन दोबारा से, और ये जो करंट इंडियन माइंडसेट है, जो RSS BJP का गठजोड़ है, जो हिंदू सुप्रामेसी पर यकीन रखता है, जो इस पूरे रीजन में ये समझता है कि वी आर द रीजनल हेजमॉन, हम इस खित्ते के चौधरी हैं, वो यकीनन हमारे ऊपर हमला करेंगे अगर उनको ये अंदाज़ा हो जाए कि वो पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर कर सकते हैं। बहरहाल एक वॉलेटाइल सिचुएशन है, तब्दील हो रही है, इसके कुछ इंतहाई अहम आस्पेक्ट्स हैं, ख़ासतौर पर जो नरेंद्र मोदी ने तकरीर की है, और किस तरीके से मेरे ख़्याल में पाकिस्तान का और पाकिस्तानियों का शुक्रिया अदा करना बनता है कि वो भी नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा करें। वो बड़ा दिलचस्प है, उसके ऊपर इंशाल्लाह बात करेंगे। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।